जमाल रईसानी के साथ। बलुचिस्तान में जो कुछ भी होता है, हमारे साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होता है, इस्लामाबाद के लोगों को या इस्लामाबाद में बैठे अवाम में लोगों को नहीं पता चलता। लेकिन जो लोग जो कि पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके और प्रेशर ग्रुप्स बना के मिसिंग पर्सनस के इशू को इस्तेमाल करके उसमें अपना जो ज़ाती मुफाद है उसको उभर कर आगे ला रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कश्मीर पर इस्लामाबाद में बैठकर महारंग भारत की ज़बान बोल रही है। अब मैं नादिर बलोच साहब के पास आया हूँ। इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। इन्होंने एक इंटरव्यू किया जमाल रईसानी का। देखिए जी, मसले का हल तो रियासत के पास है। मसले का हल हमेशा मुज़ाकरात के साथ। अब देखें कि वहाँ पर ये भी एक फैक्ट है कि पंजाबियों पर अटैक हुए हैं। उनके ऊपर जो हमले हुए, शहादतें हुई हैं, फ़ौज की शहादतें हैं, उनका इल्ज़ाम जो है वो BLF पर है और वो दहशतगर्दी तंजीम, वो सारी कहानियाँ, अगली कहानियाँ जो है वो फिर जुड़ जाती हैं कि जी अगर आप इनकी हिमायत कर रहे हैं तो ये दहशतगर्द हो, तो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर आप अभी पीछे देख सकते हैं मिसिंग पर्सनस का की फैमिलीज़ का धरना जारी है। जबकि ये यूँ आप अगर पीछे देखें तो ये है रईसानी साहब के बेटे हैं, उनका धरना जारी है। और यहाँ पे साउंड सिस्टम ऑन है तो मैं माजरत खा हूँ, आवाज़ अगर आपको सही तरह नहीं आ रही मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है कुछ देर में, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वो अपना जो है वो अगला लाहेअमल वो देंगे। उन्होंने कल 4 पॉइंट रखे हैं हुकूमत के सामने। अभी दोनों तरफ ये प्रेस क्लब, जब हम सामने आते हैं नेशनल प्रेस क्लब के दो दरमियान से, ये आप देख सकते हैं कि ये सेपरेशन है, टेंट लगा हुआ है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ में मौजूद है, सिक्योरिटी है, खारदार तारे हैं और दोनों धरनों को जो है वो सेपरेट किया गया है। लेकिन हम मौजूद हैं जमाल रईसानी के साथ, नवाबज़ादा सिराज रईसानी के बेटे हैं और पाकिस्तान के लिए शहादत वाले साहब की मेरी आपकी पहली इंटरेक्शन है, फर्स्ट इंटरव्यू है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मज़ीद भी सिलसिला जारी रहेगा। मैं बलूचिस्तान गया, बलूचिस्तान के हालात देख के आया। आप ज़ाहिर है डायरेक्ट विक्टिम भी हैं और उसके बाद आप बलोचों का जो मुकदमा है वो ऐवान इक़्तिदार तक लेके भी आते हैं और उसको सबके सामने पेश भी करते हैं। ये जो धरना है ये कंट्रोवर्सीज़ के दरमियान में घिर गया है। हालांकि आप तो अपना हक मांग रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इसको और कैसे इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? क्या इस वक्त आप सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए जी, जो हमारा धरना है हम किसी को काउंटर करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ अपनी जो आवाज़ है वो पहुंचाने के लिए आए हैं। क्योंकि इस्लामाबाद इक़्तिदार का शहर है, मैं समझता हूं कि और बल्कि हम समझते हैं कि यहाँ हमें सुना जाएगा। बलुचिस्तान में जो कुछ भी होता है, हमारे साथ जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होता है, इस्लामाबाद के लोगों को या इस्लामाबाद में बैठे अवाम में लोगों को नहीं पता चलता। हत्ता कि हम कराची के बॉर्डर के साथ हैं, हम शेयर करते हैं बॉर्डर, उनको भी ये नहीं पता चलता कि बलुचिस्तान में लोगों के साथ होता क्या है। तो एक तरफ अगर मिसिंग पर्सनस का जो इशू है वो अगर हाईलाइट होता है, हमें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, हम इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि मिसिंग पर्सनस का इशू है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपना जो नैरेटिव है, अपना जो शहदा के लवाकिन का जो कॉज है वो हाईलाइट करवाते हैं तो हमारे ऊपर तनकीद क्यों किया जाता है, ये एक। दूसरा, हम यहाँ आए हैं पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए और हमारे कुछ डिमांड्स हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त हमें एड्रेस करें। और यूँ ही हम यहाँ पहुँचे हैं, हमारे ऊपर सोशल मीडिया पे टारगेटेड कैंपेन्स किया जा रहा है, हमें कई लेबल्स से नवाजा जा रहा है जिनमें डेथ स्क्वाड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, सर-ए-फ़हरिस्त टाउट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल रियासत से हमें बिल्कुल ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन हम तैयार हैं रियासत के साथ बैठने के लिए अगर वो हमारे डिमांड्स को एड्रेस करती है। और ये भी हम इजाज़त किसी को नहीं देंगे कि बलुचिस्तान के बुनियाद पर टेररिज्म को वो प्रोपेगेट करे, उसको प्रमोट करे, क्योंकि मिसिंग पर्सनस का जेन्युइन इशू है, हम आज भी इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो लोग जो कि पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके और प्रेशर ग्रुप्स बना के मिसिंग पर्सनस के इशू को इस्तेमाल करके
اس میں اپنا جو ذاتی مفاد ہے اس کو ابھر کر آگے لا رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان نے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو یکجا کرنے میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے میرا والد شہید ہوا، انہوں نے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سر بلند کیا تھا. اسی طرح بہت سارے ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ شہید ہوئے. اسی طرح ہمارے سویلینز ہیں، غریب غربا لوگ ہیں، انہوں نے شہادتیں نوش کی. تو ایک ایسا غلط میسج سوشل میڈیا پہ پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ پورے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آرمی سے ہم نفرت کرتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. ہم آج بھی پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آرمی سے ہمارے گریونسز ہوں گے، گورنمنٹ سے ہمارے گریونسز ہوں گے، لیکن ہمیں ملک سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اور بلوچستان کے لوگ محب الوطن لوگ ہیں، اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2 دھرنوں کی وجہ سے قوم تقسیم نظر آ رہی ہے، بلوچ قوم، اور اس کا انٹرنیشنلی پاکستان کو نقصان ہے؟ دیکھیے جی، دھرنا ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ 2 پرسپیکٹیوز آگے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر ایک پرسپیکٹیو صرف آگے آتا تو پھر اس میں ایک جو ہے بائسنس وہ نظر آتی. تو آج ہمارا یہ دھرنا ہے، ہمارے ساتھ ہی مسنگ پرسنس کا دھرنا ہے، تو وہ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر کوئی الزامات نہ لگائیں. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے، یہ ریاست آپ کی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. آپ کی ڈیمانڈز ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، فیز بائی فیز آپ ان کو رکھیں تاکہ وہ بھی سن سکیں، وہ بھی کر سکیں. اگر مسنگ پرسنس کا ایشو اتنا آسان ہوتا ہے ایڈریس کرنے میں، تو پاکستان کو بنے کتنے سال ہو گئے؟ 76 سال ہو گئے ہیں. تو 76 سال میں سے 75 سال تو مسنگ پرسنس کو شاید ہوتے ہیں. تو 75 سالوں میں اگر وہ آہستہ آہستہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ خوش آئند کی بات ہے، لیکن ہر چیز ایک طریقے سے، ایک پروسیجر سے حل ہوتا ہے. سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں اس وقت؟ سلوشن صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیشنز ہیں، ڈائلاگ ہے. کہیں ہو رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا؟ ہمارے ساتھ تو انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوا. ہمیں 5 دن یہاں ہوتے ہیں. ہم نے کل پرسوں جو تیسرا دن تھا اس میں ہم نے اپنے ڈیمانڈز پیش کیے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے کہ جسٹس، ہمارے پیاروں کو انصاف دیا جائے، کیونکہ کچھ ایسے بھی تنظیم ہیں جن کی شناخت کی گئی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شناخت کی گئی ہے، وہ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو ایک کمیشن کے تھرو ہمیں جوڈیشری کے تھرو انصاف دی جائے اور سیکیورٹی ہمیں فراہم کی جائے. کیونکہ اگر ہم آج BLA اور BLF کے سامنے کھڑے ہیں تو خواہ ہمیں ان کی کانسیکوینسز فیس کرنی پڑے گی، کیونکہ ٹیررسٹ تنظیموں کے خلاف کھڑا ہونا جگر مانگتا ہے. اور الحمدللہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو شہداء کا سائیکل ہے یہ بڑھتا جائے. دوسرا، ہم چاہتے ہیں کہ فلاح و بہبود کے لیے یہ کام ہو. کچھ ایسے بھی شہداء فیملیز ہیں جن کو جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ نہیں فراہم کی جاتی، وہ ان کے پاس ہے نہیں، ان کا بیک جو فائنینشیل بیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو اپرچونیٹیز فراہم کرتی ہے، خواہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہو، ان میں شہداء کے لیے ایک مخصوص کوٹہ رکھنا چاہیے. اور تیسرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا بلوچستان کے اوپر کیا جاتا ہے، کچھ گورنمنٹ کا یہ فنکشن اور یہ جاب اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرے تاکہ جو اصل چہرہ ہے بلوچستان کے اوپر وہ سامنے آئے. بہت شکریہ جمال رئیسانی صاحب کو آپ سن رہے تھے، اور مزید گفتگو کرتے ہیں، مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں. تھینک یو سر. جی تو ناظرین، آپ نے سنا جمال رئیسانی، سراج رئیسانی کے بیٹے کو، اور ان کا بھی ابھی تک یہی گریوینس ہے کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشنز نہیں کی گئیں. اس وقت اسلام آباد کے اندر نیشنل پریس کلب کے سامنے پوری طرح سے مکمل طور پر 2 دھرنے باقاعدہ طور پر موجود ہیں، اور دونوں بلوچ ہیں، دونوں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. مارنگ بلوچ کا دھرنا ہو یا جمال رئیسانی کا، دونوں بلوچ ہیں. اور بلوچوں کے مسئلے، بلوچستان چونکہ ایک کمپلیکیشن اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر مختلف جو لابیز ہیں وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. حل کہاں ہے یہ تلاش آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الحال تک حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی مزید آپ کو
तफसीलात से आगाह करते हैं, कोशिश करते हैं कि मज़ीद भी इस पैकेज के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें शामिल की जाएँ। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पर बलूचिस्तान बलोचों के धरने में तशरीफ़ लाए हैं और वो इस वक्त बात कर रहे हैं। आपको पहले वो बात सुनवाते हैं, फिर उसके ऊपर तज्ज़िया करते हैं और फिर मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। भी भारत का और नैरेटिव भी भारत का कश्मीर पर इस्लामाबाद में बैठकर महारंग भारत की ज़बान बोल रही है और वो रिपोर्ट्स भी आपके सामने आएंगे जिसमें फॉरेन फंडिंग इनको शुरू हो चुकी है। डॉक्टर महारंग को बताता चलूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इसका सबसे मजबूत हिस्सा रहेगा। जब तक हमारे शुहदा का खून महकता रहेगा इस मुल्क पर कोई आंच नहीं आ सकती। पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया और हमारे शुहदा की कुर्बानियों से मजबूत हुआ है। बलूचिस्तान तमाम कौमियतों का मस्कन है। बलोच, हज़ारा, सराइकी, पंजाबी, सिंधी, पश्तून हमारे गुलदस्ते के खूबसूरत फूल हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हज़ारों नौजवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए जानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे, लेकिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हमारी बहादुर माएँ कुर्बानियाँ देने वाले सपूतों को जन्म देती रहेंगी, कोई माई कलाल पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा। आज इस शुहदा के कैंप से भारत को कहना चाहता हूं कि जितनी दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए दहशतगर्दी कर लो, जितनी दहशतगर्दों के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ख़वातीन के धरनों के ड्रामे कर लो, तुम्हें नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत नवाज तंजीमों का इस्लामाबाद की तरफ से मार्च भी इस बुखलाहट का नतीजा है कि बलूचिस्तान में जिन लोगों को गुमराह किया गया था, अक्सरियत अब राय रास्त पे आ चुकी है। इन्हें दुश्मन के नापाक अज़ाइम का पता चल गया है। हम जानते हैं कि भारत के एजेंटों को कहां से मदद मिल रही है और वक्त पर सब बेनकाब हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने जो है वो डॉक्टर महारंग बलोच का जो धरना है उसे इंडियन फंडेड करार दे दिया है और जो यहाँ पर वो इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आपने गुफ्तगू जमाल रईसानी की भी सुनी। ज़ाहिर है बलोच बेटा है और सिराज रईसानी साहब की शहादत जो है वो एक मुअम्मा रहा है हमेशा से। तो मज़ीद आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। अभी यहीं हैं और ये प्रोग्राम जब आप देख रहे होंगे तब शाम का वक्त होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो तो ब्रेकिंग हो चुकी है, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लाने के लिए हम अभी फील्ड में ही हैं। आप DSNGs देख सकते हैं, एक लंबी लाइन है, कतार है और ये हम दूसरे धरने के पास पहुंच गए। नाज़रीन, इस वक्त नादिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। मिसिंग पर्सनस के धरने में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपने अभी जमाल रईसानी साहब की गुफ्तगू सुनी जो उसके बाद फिर आपने अभी जो है वो मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान, और अब जो है जान अचकज़ई साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अब मैं नादिर बलोच साहब के पास आया हूँ। इनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। इन्होंने एक इंटरव्यू किया जमाल रईसानी का। सबसे पहला सवाल तो ये नादिर भाई कि आपको क्या मसला है? साफ़ियों को क्या मसला हो सकता है? साफ़ियों को सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं और वो हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर मसला बन जाता है। आपने कई एक इंटरव्यूज़ किए महारंग साहिबा के और फिर आपने जमाल रईसानी का भी इंटरव्यू किया। बलोचों का ये आज 46वां दिन है इस धरने को और 5वां दिन है साथ वाले धरने को।
تو کیسے لگتا ہے آپ کو کہ کیا کہاں پہ حل موجود ہے اذان ہو جائے؟ مسئلے کا حل کہاں ہے ناظر؟ دیکھیں جی، مسئلے کا حل تو ریاست کے پاس ہے. مسئلے کا حل ہمیشہ مذاکرات کے ساتھ ہے. مسئلے کا حل ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت بنی تھی اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تھے ڈاکٹر عبد المالک کی سربراہی میں نواز شریف نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں سینیٹر میر کبیر بھی تھے. اور انہوں نے مجھے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ اس کو اتنا امپاور کیا گیا تھا یا اس کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ یہاں سے جو بیرون ملک قیادت بیٹھی ہے ناراض افراد کی، جن کو ناراض وہ کہتے ہیں بلوچ، ان سے مذاکرات کرنے اور اس مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈنے کے لیے وہ گئے. اور بقول سینیٹر میر کبیر کے کہ چیزیں طے ہو گئی تھی. اور انہوں نے پہلے تو یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ امپاور نہیں ہیں، آپ خواہ مخواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ یہی ہوا کہ یہاں پر نواز شریف باہر آ گئے، آرمی چیف تبدیل ہو گئے اور وہ معاملہ وہیں پہ رہ گیا. تو یہ تقریباً 78 سال یا 77 سال سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح ہے. کوئی اگر کوئی سنجیدہ ایک کوشش ہوتی بھی ہے تو وہ کوشش بھی اس کو جو چیزیں طے ہوتی ہے اس کو پہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا. اب بھی یہ معاملہ جو ہے یہ مسنگ پرسن کا آج کا نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں 1948 کے بعد سے مختلف مراحل میں مختلف انسرجنسیز بھی چلتی رہی، لیکن یہ لانگسٹ ہے. یہ تقریباً 20 سال ہو گئے نواب اکبر بگٹی کے بعد. اب اگر آپ نے اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہے تو وہ افراد کہ جو شناخت بھی رکھتے ہیں، جو با اثر بھی ہیں، اور پھر وہ جو چیزیں طے کریں ان کو آپ کسی چیزوں پر وہ بھی کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ ان سے تعلق رکھتے ہیں نہ ادھر سے تعلق رکھتے ہیں. یہ درمیان والے جو بیچارے پیچھے جا رہے ہیں، جو مسنگ ہیں. اب یہاں پر کچھ ایسے افراد کے نام میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر کیے گئے، ان کے بھی ہم نے سسٹر، ان کی والدہ، ان کا انٹرویو کیا جس میں راشد حسین بلوچ ہے. اب میرے پاس انہوں نے FIR کی کاپی بھی دی، مجھے میڈیا کلپس بھی شیئر کیے. انہوں نے مجھے نہیں پتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ دبئی شارجہ میں وہاں سے اس کو لایا گیا بقول، یعنی کہ جو FIR وہاں پر درج کرے گی. اور پھر پاکستان میں Geo 92 تمام میڈیا نے اس کو باقاعدہ رپورٹ بھی کیا، وہ بھی میں نے چیک کیا اس کو دوبارہ. تو آیا تو ہے وہ بندہ واپس. اب اس کو کسی کیس میں آپ ڈال رہے ہیں تو کم از کم اس کو کورٹ میں پیش کر دیں. اور اگر کہیں پہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مار دیا ہے یا ڈیڈ باڈی ہے یا کچھ ہو گیا ہے، کم از کم اس کی والدہ میں جو ایک انتظار ہے اس کیفیت کو ختم کریں، کچھ تو بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ریاست بتا رہی ہے، آپ کو بتا رہی ہے، مجھے بتا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اصل ایکچول مسئلہ ہے کہاں پہ. تو یہ ایک درمیان میں اب یہ جس کی والدہ ہے، جس کی بہن ہے، جس کا شوہر ہے، جس کا والد ہے، ان کے تو جینوئن مسائل ہے نا. آپ یہاں پر آپ اپنے آپ کو رکھیں یا میں اپنے آپ کو رکھ لوں تو کوئی بھی مسنگ ہو جائے تو اس کے لیے ایک ایشو ہوتا ہے. اسی خیمے میں آ کر ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض جو پہلے ریاست کے ایک ووکل کہلاتے تھے یا اس بیانیے کو وہ سپورٹ کرتے تھے، وہ یہاں پر آ کر ڈاکٹر مارنگ سے معافی مانگ کے گئے، معذرت کر کے گئے اپنے سابقہ موقف پہ. اب کوئی بھی اس موقف پہ کھڑے ہونے نہیں کھڑا ہوگا جو وہ بتا رہے ہیں. تو یہ ایک ایشوز ہیں سر. ناظرین، نادر بھائی کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے اور اللہ پاک انہیں صحت دے. دل پہ بھی آپ کے چوٹ لگی ہوئی ہے، اس پہ بھی میں دعا گو ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اس میں بھی صحت دے. مسئلے کا حل کہاں ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، عوام ہمارے ارد گرد ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، پیچھے بھی ظاہر ہے مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں، اور ہمارے سامنے بھی ایک اور دھرنا موجود ہے. تو 2 دھرنے ہو گئے ہیں. اب بلوچستان سے تیسرے دھرنے کی بھی آمد کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو سارے بلوچ پھر یہیں پہ ہیں. تو نادر بھائی آپ بھی بلوچ ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ کے تو خیر کلپ بھی بڑے وائرل ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ حل کہاں ہے؟ حل تو ریاست کے پاس ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب ریاست اگر یہ 46 دن آج جب بیٹھے ہیں 75 سال میں ریاست مسئلہ حل نہیں کر سکی، آپ کو لگتا ہے کہ 75 دن میں ہو جائے گا؟ مجھے ماما قدیر، میں گیا تھا کوئٹہ، ماما قدیر سے انٹرویو کیا تھا، میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل 1 گھنٹے میں ہے، یعنی 75 منٹ کا حل ہے. 75 منٹ آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے 15 منٹ مزید لیٹ کر دی، مطلب کہ وہ مزید آپ کو ایک وہ دے دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سنجیدہ ہی نہیں بات کرنا ہی نہیں چاہتے، یا وہ ایک وہ تو تاثر جمال ہے. رئیسانی بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی کی مذاکرات نہیں جاری اور ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. اچھا، یہ بھی انٹرویو میں میں بھی انٹرویو کر کے آیا ہوں، انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں آپ سن نے رہا. کلپ کا حوالہ دیا، جی کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ اندر نہیں آ رہی تھی؟ نہیں وہ کھلے ہیں یار، اوپن ہے.
जब आप कहें तब चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। चलें, वो तो आप कह रहे हैं, मुझे देखिए पता पूरे है ना। पाकिस्तान का मीडिया वहाँ मौजूद है यार। हाँ, लेकिन जो सवाल करेगा उसका जवाब नहीं मिलेगा। और मसला ये है कि आप इनकी, आप कहते हैं कि हम इनके खिलाफ नहीं है, यही कहते हैं ना। आप सवाल करें, अगले दूसरे जुमले में इन्हीं के खिलाफ बात करेंगे। कहते हैं कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन का इशू हल होना चाहिए। मैंने पूछा कि जेन्युइन आपकी निगाह में कौन है और गैर जेन्युइन कौन है, फिर वो शुरू हो जाते हैं, हमें क्या पता। तो मसला ये है कि ये जितने बैठे हैं, आपने तस्वीरें भी देखी, आपने सब कुछ देखा, यानी कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। मसला यही है कि आप उनको, इनका क्या सादा सा मसला है, ये कौन सा लंबा चौड़ा जनाब पाकिस्तान या मतलब है कि वो इतना बड़ा मसला आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे प्यारे आपके पास है ना, जो एलिगेशन लगाना है, जो चार्ज फ्रेम उनको करना है, अदालतों में पेश कर दें। अदालत में पेश कर लो, फांसी दिला दो। ये कौन सा बड़ा मतलब है। लेकिन क्या रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया बिल्डअप हो रहा है पाकिस्तान में, और उसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उसको कैश इन कर रही हैं। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बलूचिस्तान की, और जाहिर है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन के चल रही होगी कि इस धरने को इंडिया की फंडिंग है और इंडिया से फंडिंग आ रही है और हम उसके सबूत भी सामने ला रहे हैं। तो अब तो मामला फिर इंडिया चला गया और फिर यूरोपियन यूनियन जाएगा, यूनाइटेड नेशन जाएगा, हम पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। आपने सवाल नहीं पूछा कि कोई एक प्रूफ दें ताकि हमें भी पता चले। आ रहा है प्रूफ, वो कहते हैं। कहाँ आ रहे हैं। आ रहा है वो कहते हैं ऑनलाइन आ रहा है, रास्ते में आ रहा है। अच्छा, बस ठीक है जनाब, ये आपके सामने यहाँ पर भी देख रहे हैं और वहाँ पर नहीं, वो जाहिर है। लग्जरी धरना भी देख लें। वो जाहिर है कि आपको पता है कि माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रूफ तो आ जाते हैं। प्रूफ मसला नहीं है, लेकिन असल में मैं जिस वजह से आपके पास बैठा हूँ, मैं जिस वजह से आपके पास बैठा हूँ वो ये है कि मसले का हल निकाला जाए, मसले के हल की बात की जाए, मसले के हल की जानिब बढ़ा जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। दरमियानी रास्ता तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ज़ाहिर है जिनके बच्चे गए हुए हैं वो तो वापस आना अहम है, लेकिन जिनके शहीद हुए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते। मुझे कल ना ट्विटर पे एक बंदे ने कमेंट किया मेरे थ्रेड के ऊपर, जो मैंने लिखा था कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे। तो वो कहते हैं जी आपने उधर के इंटरव्यूज़ के इतने सख्त सवाल नहीं थे, यहाँ पर सख्त सवाल थे। डॉक्टर यानी कि उनका मुकाबला डॉक्टर महारंग से, डॉक्टर महारंग बलोच से मैंने वो कौन सा सवाल है जो नहीं किया, जो आपने इल्ज़ाम उठाया और जहाँ पर हमने ना उठाया होगा। मैं कोई एक तो बता दें। मसला ये है कि सर आप इसको इस तरह आवाज़ को नहीं दबा सकते। और अमन एहतजाज आपका आइन आपको अख्तियार देता है, आप उसको इंडियन फंडिंग से जोड़ते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप इंडिया ले जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आए हमारी बात सुने। जब आप नहीं सुनते तो फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, फिर कहते हैं वो उधर जा रहे हैं। अब भाई आप भी तो नहीं सुन रहे ना। 46 दिन में इनके साथ मुज़ाकरात न करने में मसूद चौधरी रुकावट है या नादिर बलोच? सर मेरे कड़े मिलना लगे नहीं, मेरे कड़े मिलना लगे सरकार। लेकिन ये सवाल कि बलोच नस्ल कुशी बंद करो, इसका मतलब तो ये है कि जो शहीद हैं, जो शोधा हैं, यही बयानियाँ तो फिर उनको भी ठीक है। जब नस्ल कुशी का फ़ायदा किसको है? रियासत को होगा नहीं ना। बात ये देखें सर, वो कहते हैं कि कोई एक आज़ाद सहाफ़ी आके उन इलाकों का विजिट करे। हम जाते तो हैं, पंचकोर गए, हाँ गया हूँ, तुरबत गए, तुरबत भी गया हूँ, मस्तोंग भी गया हूँ। अच्छा, तो वो कहते हैं आज़ाद सहाफ़ियाँ हैं, वो देखें हमारे हाल देखें। एक्सेस देंगे हमें? कौन ने, किसने देंगे एक्सेस? भाई मैंने जाने की कोशिश की, बट नहीं जा सका। वो जिस वैन पे था उसी में गोलियां लग गई। सर यहाँ से मैं और कल्बे अली साहब गए थे। चलें अगली मरतबा जब आप जाएं तो मुझे साथ हमें तो नहीं लेके जाने जाइएगा। दिया, हमें तो नहीं जाने दिया गया। और एक खामखा का एक खौफ जो है, देखिए वहाँ पर एक हालात तो ख़राब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इतने पुरअमन हालात हैं, आप देखें कि वहाँ पर ये भी एक फैक्ट है कि पंजाबियों पर भी अटैक हुए हैं, पाक फौज पर भी हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हुए हैं। इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पाक फौज की आपने बात की, आर्मी की बात की, उनके ऊपर जो हमले हुए, शहादतें हुई हैं, फ़ौज की शहादतें हैं, उनका इल्ज़ाम जो है वो BLF पर है। और वो दहशतगर्दी तंजीम, वो सारी कहानियाँ, अगली कहानियाँ जो है वो फिर जुड़ जाती हैं कि जी अगर आप इनकी हिमायत कर रहे हैं तो ये दहशतगर्द हो, तो दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करें? इस पर क्या बात है? ये वो इल्ज़ाम है जो किसी पर भी लगा के उसको अंदर कर दें।
आप उनके तो किसी एक भी मिसिंग पर्सन को आपने मतलब है कि कोर्ट में नहीं लाए जो ये लिस्ट पास करें। आइन आपका कानून क्या कहता है? किसी भी रियासत को चलाने के लिए रियासत और शहरी के दरमियान एक इमरानी मुआहदा होता है ना, उस मुआहदे के मुताबिक आपने चलना होता है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा, आइन आपको राइट देता है टू प्रोटेस्ट, टू रेज योर वॉइस। अब इनके विक्टिम्स की आवाज़ को उठाना या इनको रिपोर्ट करना बीएलए को सपोर्ट है। जब बीएलए को ये भी मजम्मत करें, आप भी कर रहे हैं, फिर इशू कहाँ है? आपने ज़बरदस्ती उनको उसी तरफ धकेलना है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आपने नादिर बलोच की गुफ्तगू सुनी। मारंग बलोच साहिबा हमें दस्तयाब नहीं हो सकी, कोशिश हमने की, दोबारा किसी वक्त ज़रूर मारंग बलोच साहब का भी वर्जन लेने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल तक के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी तवील हो गया, फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। लेकिन हम इस मसले के हल के तलाश का सवाल बार बार उठा रहे हैं और हमारे समेत पाकिस्तान का हर जी शऊर, जी रूह और हर हुब्बे वतन आदमी इस मसले का हल चाहता है। बलूचिस्तान बलोच हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, हम सब का है, और बलोच हमारे भाई हैं, बहनें हैं। ये माएँ बहनें बेटियां अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं और आज इसको 48वां दिन है नाज़रीन मोहतरम, जबकि दूसरी जानिब जो हमारे भाई दूसरे कैंप में मौजूद हैं वो भी आज 5वां दिन हो गया है। इन मसाइल का हल ज़रूरी है। देखते हैं कि मसाइल के हल तक पहुंचने में हमारे हिज़्ब इक़्तिदार को कितना वक्त लगता है। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।